हेलो, वेलकम टू स्टडी 147। कैसे हो आप सब। और आज से हम 5000 साइंस की क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आने वाले एग्जाम, चाहे आप CGL ले लो, CHSL ले लो, MTS ले लो, GD ले लो, स्टेट PCS का कोई सा एग्ज़ाम ले लो, LDC ले लो, हर एग्ज़ाम में लगभग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये अपने आप में क्वेश्चन नहीं होंगे, हम अपनी इसमें ऑप्शन के साथ भी खेलेंगे। जैसे 4 ऑप्शन है तो चारों ऑप्शन का हम वर्णन करके चलेंगे, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान की एक शाखा जो किसी पौधे के जीवन चक्र में समाविष्ट सभी आवधिक घटनाओं के अनुक्रम से संबंधित है, जो कि फसल की वानस्पतिक और प्रजनन विकास अवधि पर मौसम की गतिशीलता को समझने में सहायता करती है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है घटना विज्ञान। क्या कहा जाता है? घटना विज्ञान या फेनोलॉजी। बात करें हम फल संरचना विज्ञान या कार्पोलॉजी, तो फल संरचना विज्ञान क्या हो जाएगी? फलों और पौधों, क्या हो जाएगी? फलों और पौधों की संरचना से संबंधित हो जाएगी। जीवाश्म विज्ञान की बात करें तो जीवाश्म या पैलेंटोलॉजी, जो भी हमारे जीवाश्म दब के भस्म हो जाते हैं तो उनके अध्ययन के बारे में जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। फिर आता है सेल विज्ञान या पेट्रोलॉजी। फिर आता है सेल विज्ञान या पेट्रोलॉजी, जो ये चट्टानें होती हैं, जो इनकी अवसंरचना को, इनके कार्य निर्माण को, इनको प्रदर्शित करती है, उसे क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी या सेल विज्ञान। नेक्स्ट देखो, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के लिए टीका बनाया था। बात करें रॉबर्ट कोच की, तो रॉबर्ट कोच ने क्या करा था? टीबी और हैजा से संबंधित खोज की थी। बात करें अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था? ये किया था पेनिसिलियम नोटेटम कवक। पेनिसिलियम नोटेटम कवक की खोज करके एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो समुद्र की जो सतह होती है उससे हम ऊपर की कोई भी चीज़ देखते हैं, उसके लिए पनडुब्बी में क्या यूज किया जाता है? पनडुब्बी में यूज किया जाता है पेरिस्कोप। क्या यूज किया जाता है? पेरिस्कोप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब इससे संबंधित यहाँ देख लो, ये होता है पायरोमीटर। पायरोमीटर क्या करता है? ये तापमापी यंत्र है। क्या है? तापमापी यंत्र है। एपीडीआई स्कोप की बात करें तो एपीडीआई स्कोप क्या काम आता है? जो भी चित्र होते हैं उस चित्र को अपन पर्दे पर प्रदर्शित करते हैं, उसके लिए क्या काम आता है? पीडिया स्कोप। बात करें ओडोमीटर की, तो ओडोमीटर क्या काम आता है? किसी साधन या किसी टायर द्वारा चली गई दूरी, कोई भी साधन है तो उसके द्वारा जो चली गई डिस्टेंस होती है, क्या होती है? चली गई डिस्टेंस होती है, उसे किससे नापते हैं अपन? ओडोमीटर से। किससे नापते हैं? ओडोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 4, बालों का रंग किसके कारण होता है? तो बालों का रंग होता है पिगमेंट। एक होता है मेलेनिन पिगमेंट। मेलेनिन पिगमेंट मतलब वर्णक। तो मेलेनिन वर्णक के क्या कारण होता है? बालों का रंग ब्लैक होता है। क्या होता है? बालों का रंग ब्लैक होता है। जैसे जैसे इस पिगमेंट की कम मात्रा होती जाती है तो वो बाल धीरे धीरे वाइट होने लग जाते हैं, और उम्र के साथ भी बाल वाइट होते हैं। तो ये क्या होता है? मेलेनिन वर्णक। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? तो डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? जीन। क्या कहते हैं? जीन। और जीन क्या होता है? आनुवांशिक। जीन है आनुवांशिक लक्षणों को प्रदान करने या आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने वाली एक इकाई है। बात करें जीन की, तो जीन की खोज किसने की थी? जीन की खोज की थी जोहानसन ने। किसने की थी? जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने। गुणसूत्र की बात करें तो गुणसूत्र की खोज किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने। किसने की थी? स्टार्सबर्गर ने। लाइसोसोम लयन का लाइसोसोम जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी डी डोवे ने। किसने की थी? डी डोवे ने। और हमारा केंद्रक जो सभी क्रियाओं का इंपॉर्टेंट रोल निभाता है हमारे शरीर में, उसे कहते हैं केंद्रक। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? तो अर्धपारगम्य कौन हो जाएगा? अर्धपारगम्य हो जाएंगी कोशिका झिल्ली।
कोशिका झिल्ली है जो एक अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। बात करें केंद्र की, तो केंद्र के खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट ब्राउन। केंद्र के खोजकर्ता हो जाएंगे रॉबर्ट ब्राउन, जो हमारी सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में उपस्थित होती है कोशिका भित्ति। यहाँ पर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी है, जो ऑप्शन दे देगा आपको, और ऐसे कौन से है जो जीवों में या जंतुओं में नहीं पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जंतुओं में एब्सेंट होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली और केंद्रक, ये तीनों जंतुओं में पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति केवल पादपों में पाई जाती है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। बात करें कवक, कवक या फंजाई, कवक या फंजाई की बात करें तो कवक या फंजाई में ये काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी बनी होती है? काइटिन की। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्नता की खोज किसने की थी? तो संलग्नता की खोज किसने की थी? संलग्नता की खोज की थी बेटसन ने। किसने की थी? संलग्नता की खोज बेटसन ने। मॉर्गन की बात करें तो टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? टीएच मॉर्गन ने एक ड्रोसोफिला मधुमक्खी थी, उसमें आनुवांशिकता की खोज की थी। किसने? टीएच मॉर्गन ने। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये ड्रोसोफिला मधुमक्खी में आनुवांशिकता खोज किसने की थी? टीएच मॉर्गन ने। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम NaCl इसे कहते हैं साधारण भाषा में नमक या अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl के एक मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है? ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, वर्णलेखन और आसवन। तो बात करें सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को हम एक जार में मिक्स कर देंगे। एक जार में या तो ले लिया NaCl प्लस ये हो जाएगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इनको हम एक दूसरे से पृथक करना है, तो पृथक करेंगे। तो इसके लिए अमोनियम क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा पृथक करते हैं। क्या करते हैं? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा। अब ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन होता है कि यहाँ हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो ये क्या हुआ? सॉलिड। ये क्या हो जाएगा? सॉलिड। अमोनियम क्लोराइड होता है सॉलिड, तो सॉलिड से सीधे ये गैस में चेंज हो जाता है। किसमें? गैस में चेंज होता है, मतलब सॉलिड से द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेज नहीं आती। क्या नहीं आती? सॉलिड से सीधा गैस में सॉलिड से सीधा गैस में परिवर्तित हो जाता है बिना द्रव अवस्था में बदले। तो उसे क्या करते हैं? हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन में NH4Cl। बात करें ऊर्ध्वपातित, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित के उदाहरण कौन से हैं? तो इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे एंथ्रासीन, इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, और एक ये है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये क्या है? ऊर्ध्वपातित यौगिकों के उदाहरण है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, न्यूट्रॉन के गुणधर्मों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पहला हो जाएगा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर है। ये तो सही है। न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, ये भी सही है। न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बात करें न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो इनका द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, जो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है, बिल्कुल सही बात है। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन पर जीरो आवेश होता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। ये हमारा हो गया नाभिक। नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चारों तरफ कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये ऑप्शन भी सही हो गया। फोर्थ ऑप्शन, न्यूट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर घूमते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना कि न्यूट्रॉन। और यही बात करें आपको न्यूट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या की अगर निकालना चाहो तो ये होता है XZA। ये ध्यान रखना। यहाँ पर कोई भी तत्व आ जाएगा, जैसे मान लो यह आ गया आर्गन, आर्गन का आ जाएगा 18 दूना 36, ये मान लो इसका, तो ये तो हो जाएगा परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉनों की संख्या,
या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इसे तो क्या कहते हैं, या तो परमाणु क्रमांक बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, ये सब क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। और ये होती है द्रव्यमान संख्या। ये क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या। यदि हम द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक माइनस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या आ जाएगी, 36 - 18 या A - Z। ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा द्रव्यमान संख्या और जेड हो जाएंगे प्रोटॉनों की संख्या। तो ये जो बचे आएंगे वो क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स। क्या आ जाएंगे, न्यूट्रॉन्स की संख्या। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एक तत्व का प्रतीक किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो एक तत्व का प्रतीक ये किया गया था जोन्स जैकब बर्जेलियस द्वारा। कोई भी तत्व है तो उसका प्रतीक किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, जैकब बर्जेलियस द्वारा। किसके द्वारा, जैकब बर्जेलियस द्वारा। जॉन डाल्टन की बात करें तो जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। क्या बताया था, एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया था। बात करें रॉबर्ट बोयल, तो बोयल ने क्या किया था, बोयल ने बोयल का नियम दिया था। क्या दिया था, बोयल गैस रूल, जो केमिस्ट्री में काम आता है या फिजिक्स में काम आता है। इसमें क्या होता है, इसमें P समानुपाती 1/V। इसमें टेम्परेचर सेम रहता है। मतलब क्या हुआ इसका, बोयल ने नियम दिया था कि समान ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, समान ताप पर गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से आ जाएगा P1V1 = P2V2। यह हो जाएगा प्रारंभिक दाब, फिर हो जाएगा प्रारंभिक आयतन, फिर आ जाएगा अंतिम दाब और अंतिम आयतन। यहाँ पर कोई दो दाब या फिर दो आयतन दे रखे हो और एक पूछा हो तो यहाँ से अपन सोल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, पौधों में बोनापिन निम्नलिखित में से किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब पौधे जो बोने रह जाते हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनकी लंबाई में वृद्धि करने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आता है, यह आता है जिब्रेलिक एसिड। कौन सा आता है, जिब्रेलिक एसिड। बात करें साइटोनिन, तो साइटोनिन क्या करता है, साइटोनिन से पता चल रहा है साइटो मतलब सेल, साइटो मतलब सेल, सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कौन, साइटोनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। बात करें एथिलीन की, तो एथिलीन क्या है, एक गैसीय हार्मोन है। एथिलीन क्या है, गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। एथिलीन गैसीय हार्मोन है जो फलों को पकाने में सहायक होता है। जिब्रेलिक एसिड की बात करें, जिब्रेलिक एसिड पौधे की लंबाई में वृद्धि करता ही है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन ये फलों को जड़ने से रोकता है, फलों को जड़ने से रोकता है। क्या करता है, ऑक्सिन फलों को जड़ने से रोकता है। ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन में 3 प्रकार के टाइप होते हैं। इसमें इंडोल एसिटिक एसिड, क्या होता है, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ये क्या है, ऑक्सिन के प्रकार, जिसमें से ऑक्सिन, इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटारिक एसिड ये तो क्या है, प्राकृतिक ऑक्सिन है। और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी ये क्या है, संश्लेषित ऑक्सिजन है। क्वेश्चन नंबर 12, धड़कन का मतलब क्या है। धड़कन का मतलब क्या है कि हमारी जो हार्ट बीट होती है उससे धड़कन का क्या मतलब है, ये करती है हृदय का संकुचन और श्रांति काल का मिक्सर है। क्या है, हृदय का संकुचन, संकुचन को अपन कहते हैं सिस्टोल, संकुचन को कहते हैं सिस्टोल और श्रांति काल को कहते हैं डायस्टोल, डायस्टोल। तो इन दोनों को मिला के क्या होता है, इसे कहते हैं धड़कन। क्या होता है, धड़कन। और इनका बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो इनका टाइम पीरियड कितना होता है, 0.8 सेकंड का। कितना होता है, 0.8 सेकंड का। संकुचन और शीतलन 0.1 सेकंड का होता है। यहाँ बात करते हैं, ये हमारा हार्ट मान लो, ये हो जाएगा बायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां आलिंद, ये हो जाएगा दायां नीले और ये हो जाएगा बायां नीले। अब यहाँ से हमारे लंग्स में से ब्लड आएगा तो यहाँ कहाँ आएगा, बायां आलिंद में आएगा। अब बायां आलिंद से फिर जाएगा दायां नीले में, फिर दायां नीले से यहाँ पर जाने के बाद वापस कहाँ आएगा, दाएं नीले में। दाएं नीले से फिर आ जाएगा दायां आलिंद में और फिर वापस
वे ये जाएगा। तो बाएं आलिंद से बाएं नीले में आता है, तो यहाँ पर कपाट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच कपाट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बाईकस्पिड कपाट। क्या कहते हैं उन्हें? बाईकस्पिड कपाट। क्या कहते हैं उन्हें? बाईकस्पिड कपाट। बाईकस्पिड कपाट या मिट्रल कपाट, या मिट्रल कपाट। और अगर बात करें दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कपाट पाए जाते हैं, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच यहाँ पर जो कपाट पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं उन्हें कहते हैं बाएं आलिंद, दाएं आलिंद और दाएं नीले के बीच कपाट पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्राइकस्पिड कपाट। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड कपाट। इनको याद कैसे रखते हैं? बाएं आलिंद और बाएं नीले में मतलब बाईकस्पिड, बाएं मतलब बाएं तरफ हो जाएंगे मतलब बाईकस्पिड कपाट या मिट्रल कपाट, और अगर दाएं तरफ हो गए तो ट्राइकस्पिड कपाट। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रस्तुत किया? मतलब किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया? तो वैज्ञानिक कौन सा था? ये था सटन और बोवेरी। सटन और बोवेरी, इन्होंने गुणसूत्रीय वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा था कि जीन होता है, जो जीन क्या होते हैं? डीएनए पर होते हैं, और ये आनुवांशिक सूचनाओं के आदान प्रदान मतलब आनुवांशिकता की एक इकाई है। यही क्या है? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या है? तो हम पहले यहाँ देखेंगे कि इसमें दे क्या रखा है, फिर उसके बाद में जो दे रखा है और जो पूछा है उससे अपन आइडिया लगाएंगे। तो 20 न्यूटन, न्यूटन किसकी इकाई होती है? न्यूटन होती है, आप सभी जानते हो, बल की इकाई। तो ये कितना हो जाएगा? बल दे रखा अपने को 20 न्यूटन। फिर आता है 2 मीटर। मीटर किसकी इकाई होती है? मीटर होती है डिस्टेंस की या फिर विस्थापन की, तो विस्थापन हो जाएगा 2 मीटर। फिर बात करते हैं जूल। जूल किसकी इकाई होती है? जूल होती है कार्य की इकाई। तो डब्ल्यू क्या दे रखा अपने को? 20 जूल। तो अपने को 3 चीज़ दे रखी है और पूछा है बल और विस्थापन के बीच कोण कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कार्य, बल और विस्थापन के बीच कौन सा संबंध होता है? तो कार्य और बल और विस्थापन के बीच कितना होता है? W = F.S cos थीटा। ये होता है कार्य, बल और विस्थापन के बीच। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है 20 जूल कार्य किया, कितना न्यूटन बल लगा? 20 न्यूटन बल लगा, मल्टीप्लाई इसमें अपने को विस्थापन कितना दे रखा है? 2 × cos थीटा। तो यहाँ से ये 20 से 20 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, 2 नीचे आएगा, 1/2 = cos थीटा। तो cos थीटा, cos 1/2 का मान कितना होता है? 60। मतलब cos 1/2 बराबर कितना आ जाएगा? cos 60। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अतः आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 15। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को अपन धारावाही कहते हैं, धारामापी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारामापी। और धारामापी एक प्रकार का क्या है? एमीटर। और एमीटर क्या करता है? धारा की दिशा या धारा का पता लगाता है या मापता है। क्या करता है? धारा की दिशा या धारा का पता लगाता है। वो क्या होता है? गैल्वेनोमीटर या धारामापी। क्वेश्चन नंबर 16। यदि लंबाई को 2 गुना और क्षेत्रफल को 4 गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई भी तार है, ये तार मान लो आप, इसमें क्या कर रहा है कि लंबाई को इसका पहले का 2 गुना कर दिया जाए, लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, और इसका क्षेत्रफल पहले लंबाई L, क्षेत्रफल A, अब क्षेत्रफल हो जाएगा 2A और लंबाई हो जाएगी 2L। तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका सूत्र हम जानते हैं, प्रतिरोध का सूत्र होता है R = ρL/A। क्या होता है? ρL/A। यदि लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं तो 2L, और प्रतिरोध को 4 गुना कर रहे हैं 4A मान लो या L मान लो, तो इससे तो ये कट गया, ये हो जाएगा 1/2। मतलब प्रतिरोध कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? आधा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोध आधा हो जाएगा। R = ρL/A। लंबाई को 2 गुना कर रहा है, प्रतिरोध को 4 गुना कर रहा है, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1/2। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 1/2। प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि की बात करें तो
हमारे सूर्य से जो भी प्रकाश की ऊर्जा आती है उन्हें पौधों किस रूप में ग्रहण करते हैं? उन्हें पौधे क्लोरोफिल नामक वर्णक उपस्थित होता है किनमें? पौधों में, जो प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? प्रकाश की ऊर्जा ग्रहण करते हैं। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में वर्णक पाया। क्लोरोफिल खुद एक प्रकार का वर्णक है और इसमें धातु कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। कौन सी पाई जाती है? मैग्नीशियम। तो कौन सा तत्व सहायक हो गया? मैग्नीशियम, जो पौधे से प्रकाश लेके अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है? तो ओजोन परत को मापने की इकाई है डॉप्सन यूनिट। आप सभी जानते हो डॉप्सन यूनिट। बात करें डेसिबल की, तो डेसिबल किसकी मापने की इकाई है? ध्वनि की। पास्कल की बात करें तो पास्कल किसकी मापने की इकाई है? दाब की। बात करें ओजोन की, तो ओजोन की मापने की इकाई तो हो जाएगी डॉप्सन यूनिट। ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर 1987 को। यहाँ पर मॉन्ट्रियल उसमें प्रोटोकॉल में वो हुआ था सम्मेलन, जहाँ पर ओजोन परत को संरक्षण के लिए बात कही गई। तो इसलिए 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस। ओजोन परत की बात करें तो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और ये क्या करती है? ये हमें यूवी रे से, जो भी सूर्य से यूवी रे से सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? यूवी रे से सुरक्षा प्रदान करती है। सूर्य से आने वाली विकिरणों को अवशोषित करती है और बहुत कम मात्रा में हमारे पास भेजती है। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन का कौन सा अपरूप जो प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर होता है? तो कार्बन का ऐसा अपरूप, ये तीनों फुलरीन, हीरा और ग्रेफाइट, ये तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? सबसे कठोर। तो सबसे कठोर क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा? इधर हीरा सबसे कठोर हो जाएगा। फुलरीन को अपन बकीबोल के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि बकीबोल नामक जो भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने फुलरीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने इनकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 20, 4 कूलाम के आवेश को 15 वाट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है? अब वही अपने को क्या दे रखा है और क्या पूछा है? अपने को क्या दे रखा है? 4 कूलाम। क्या दे रखा है अपने को? 4 कूलाम। तो आवेश कितना हो जाएगा? आवेश हो जाएगा 4 कूलाम। विभव कितना हो जाएगा? 15 वाट। विभव कितना हो जाएगा? 15 वाट। और कार्य अपने को पूछा है। तो ऐसा सूत्र बताओ जिसमें कूलाम भी हो और विभव भी हो और कार्य भी हो। तो हम जानते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव होता है V = आ जाएगा W/Q। क्या होता है? V = W/Q। विद्युत विभव क्या होता है? कार्य अपॉन आवेश। मतलब एक आवेश को ले जाने में जितना भी कार्य अपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? विद्युत विभव। तो यहाँ पर रख दो, विभव कितना दे रखा? 15 वाट। कार्य अपने को पूछा है और कूलाम आवेश कितना दे रखा है? 4 कूलाम। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 × 4 = कार्य, तो 15 चौक 60, ये W, तो 60 क्या आ गया? कार्य। और इकाई क्या होती है इसकी? इकाई होती है जूल। कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? जूल। तो 60 जूल क्या हो जाएगा? इसका कार्य हो जाएगा। तो दोस्तों आज के यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 5000 क्वेश्चनों की हम सीरीज लाने वाले हैं, जो हर एग्जाम में लगभग इंपॉर्टेंट रहने वाले। यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ेगा। तो आप देखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।